Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 10, Antarctica. Students, Antarctica is also called white continent or frozen continent. It is out of 7 continent that we have on earth. Antarctica को हम white continent भी बोलते हैं बच्चा, frozen continent भी बोलते हैं. हमारे अर्थ के ऊपर 7 continent है, उसमें से एक Antarctica भी है. ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बच्चा? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहली चीज़ कि लोकेशन कहाँ है अंटार्कटिका की, अंटार्कटिका कहाँ लोकेटेड है. फिर हम लोग देखेंगे लैंडस्केप कैसा है, क्लाइमेटिक और नेचुरल वेजिटेशन कौन कौन से हैं वहाँ पर, फ्लोरा पढ़ेंगे, फौना पढ़ेंगे. फिर हम लोग देखेंगे अंटार्कटिका एज अ ह्यूमन वॉइड जोन. आज भी वहाँ पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, तो क्यों नहीं है. देन आज जो हमारे इकोलॉजी में चेंज आ रहा है, एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन एमिशन है, इससे क्या कोई चेंज अंटार्कटिका फेस कर रहा है. सो स्टार्ट करें. इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट, जो अंटार्कटिका है वो परमानेंटली फ्रोजन है बच्चा. लैंड के ऊपर मोटी सी लेयर है किस चीज़ की? आइस की. विंड स्विफ्ट कॉन्टिनेंट है. विंड स्विफ्ट का मतलब होता है बच्चा कोई बैरियर नहीं है जो हवाओं को रोक पाए. जो बहुत ही कोल्ड विंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, उनको रोकने के लिए कोई बैरियर नहीं अवेलेबल है. तो विंड स्विफ्ट कॉन्टिनेंट है. बहुत ज़्यादा रिमोट है. हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ख़राब है कि आज भी कोई पर्सन वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा. साइंटिस्ट वहाँ सर्वाइव कर रहे हैं पर वह बहुत सारे इक्विपमेंट्स के साथ. ठीक है ना, जैसे हम नॉर्मल लाइफ यहाँ जी रहे हैं वैसे हम अंटार्कटिका में नहीं जी सकते. नो डाउट वहाँ पर साइंटिस्ट हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च विंग हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत सारे इक्विपमेंट के साथ वहाँ रह पा रही हैं. बच्चा, बहुत बड़े बड़े आइस फील्ड हैं जो अंटार्कटिका को फ्रोज़न कॉन्टिनेंट बनाते हैं. लैंड के ऊपर एक बहुत मोटी लेयर जमी हुई है बर्फ़ की, जो अंटार्कटिका को क्या में कन्वर्ट कर दे रही है? फ्रोज़न कॉन्टिनेंट में. और ये कहाँ पर? अराउंड द साउथ पोल. हमारे अर्थ का ये आप नॉर्थ पोल बोला और इसको क्या बोलो? साउथ पोल. फिर अर्थ को अगर हम इस तरीके से फ्लिप कर दें, ये जो साउथ पोल है इसको बीच में ले आएँ, मतलब ये वाले पार्ट को मैं उठा के इस तरीके से रख दूँ कि साउथ पोल इधर आ जाए, यहाँ आ जाए, तो ये एरिया है जहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अंटार्कटिका. मोस्ट कॉमन पिक्चर that comes to mind when one thinks about Antarctica is of colonies of penguins paddling around the ice. सच में बच्चा, मुझे भी यही याद आता है. जब भी मैं अंटार्कटिका को सोचती हूँ तो मुझे पेंगुइन्स दिखती हैं जिनका चलने का तरीका कुछ अलग होता है, जिसे हम वैडलिंग बोलते हैं. ऐसे 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 धीरे धीरे पैर रख के जो चलती है ना, तो मुझे भी अंटार्कटिका जब भी मैं सोचती हूँ मुझे पेंगुइन्स ही दिखती हैं और आइस दिखती है. ठीक है, तो ऐसा ही है भी अंटार्कटिका. पेंगुइन्स वहाँ पर मिलती हैं जो वैडलिंग करती रहती हैं आइस के ऊपर. अंटार्कटिका का मतलब क्या होता है बच्चा? तो अंटार्कटिका का मतलब होता है अपोजिट टू आर्कटिक. आर्कटिक के अपोजिट को हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक. आई बात समझ? जो वर्ड है अंटार्कटिक वो किसका अपोजिट है? अपोजिट ऑफ आर्कटिक. अब आर्कटिक क्या है, आर्कटिक सर्कल क्या है? क्लास 5 में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बच्चा ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे सिचुएटेड है स्टूडेंट, और 66.5 से ऊपर 90 तक जो रीजन होता है उसे आप आर्कटिक सर्कल बोलते हैं. एंड 66.5 सदर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री साउथ पोल तक जो रीजन है इसे आप एंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं. ठीक है, तो आर्कटिक रीजन वो रीजन है जो नॉर्थ पोल के पास में. कहाँ पर है बच्चा? नॉर्थ पोल के पास में है. और अंटार्कटिका ऑब्वियस सी बात है अपोजिट है, तो किसके पास होगा? साउथ पोल के पास है. तो आर्कटिक रीजन मिलेगा आपको नॉर्थ पोल के पास और अंटार्कटिक मिलेगा आपको साउथ पोल के पास. ठीक है. The thick cover of ice also gives Antarctica the name the white continent, क्योंकि थिक कवर है आइस का जिससे आप वो पूरा वाइट दिखाई देता है, और उसके वाइट दिखाई देने के कारण ही हम उसे क्या बोलते हैं? वाइट कॉन्टिनेंट. बच्चा, आइस का कलर क्या होता है? वाइट ही होता है ना. तो जब इतनी मोटी लेयर होगी आइस की, चारों तरफ आइस ही दिखाई पड़ेगी, तो आप इसे क्या ही बोलेंगे? वाइट कॉन्टिनेंट. As Antarctica, the landmass is always covered with ice. That is why it is called frozen or white continent. So, student, Antarctica is the only continent which is not having permanent settlement. Antarctica
एकमात्र ऐसा आइलैंड है स्टूडेंट जहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट नहीं है. इवन टिल डेट मेजर लैंड एरिया एज विदाउट एनी काइंड ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ. आज भी बहुत बड़े एरिया पे ना ही तो कोई प्लांट है और ना ही कोई एनिमल है. डिस्कवरी, तो अंटार्कटिका की डिस्कवरी किसने की थी स्टूडेंट? ये टिल डेट एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. ठीक है, अभी भी जब आप गूगल पे सर्च करेंगे कि हु डिस्कवर्ड अंटार्कटिका तो बहुत सारे नाम होंगे. कुछ बोलेंगे एनोनिमस है, कहीं पर बहुत सारे नाम होंगे, पर हमारी बुक बोल रही है रोनाल्ड एमंडसन, तो हम उसके साथ जाएंगे. पर बच्चा बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि पहले हमने देखा अंटार्कटिका को, पहले हमने देखा, पर छोड़. ठीक है, तो मेनलैंड जो अंटार्कटिका है वो डिस्कवर हुआ 1820 में. बट एक्सप्लोरेशन वॉज लिमिटेड टू कोस्टल रीजन ओनली. कोस्टल रीजन क्या होते हैं? वो रीजन स्टूडेंट जहाँ कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी किससे हो? वाटर बॉडी से, ओशन से हो. ठीक है, जैसे हमारे इंडिया का कोस्टल रीजन ये है क्योंकि यहाँ से हम ओशन के कनेक्टिविटी में आते हैं. आगे बात समझ में? तो वैसे ही जो रीजन कोस्टल कनेक्टिविटी में थे अंटार्कटिका के, उनको 1820 में डिस्कवर कर लिया गया था इन द अर्ली 20th सेंचुरी. पर अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1901 से स्टार्ट होकर 2000 पे ख़त्म होता है. तो यहाँ पर एक रेस लग गई सारे नेशंस के बीच में कि कौन पहले साउथ पोल पे पहुंचेगा. और बच्चा ये रेस लगती है किस किस के बीच में? सारी डेवलप्ड कंट्री. हमारे जैसे कंट्री तो बहुत ज़्यादा सोचती नहीं है एक्सप्लोरेशन के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए. यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, नॉर्वे, स्पेन, रशिया, ये सब लोग कंपटीशन कर रहे थे कि कौन जाता है पहले साउथ पोल में. ठीक है, अब 1911 में बच्चा नॉर्वे कंट्री के एक नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर रोनाल्ड एमंडसन पहुंच गए और उन्होंने ये रेस जीत ली और नॉर्वेगियन फ्लैग को साउथ पोल पर लगा दिया. ठीक है, ये जो रेस लगी थी कि साउथ पोल पे मैं पहले पहुंचूंगा, तुम पहले पहुंचोगे, इसमें जीता कौन? नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर रोनाल्ड एमंडसन. ठीक है, अब ये पहुंच गए, इन्होंने अपना जो नॉर्वेगियन फ्लैग, नॉर्वे का जो फ्लैग था वो साउथ पोल पे लगा दिया. रोनाल्ड एमंडसन, ध्यान रखना, रोनाल्ड एमंडसन पहुंच गए साउथ पोल पे 1911 में. नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर थे रोनाल्ड एमंडसन. 1911 में साउथ पोल पहुंचे, अपना नॉर्वेगियन फ्लैग लगा दिया क्योंकि नॉर्वे कंट्री से थे. इसके 2 महीने बाद ही आफ्टर 2 मंथ 1912 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पहुंचे जिनका नाम था कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट. वो भी इस पोल पर पहुंचे. बच्चा जो कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट यहाँ पहुँचे ना, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए साउथ पोल पे पहुँचने के बाद, क्योंकि उन्होंने देखा कि ऑलरेडी नॉर्वेगियंस तो यहाँ आए गए हैं, नॉर्वे कंट्री हमारी कंट्री से जीत गई है. ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश बहुत बड़ी बात है. मैं ब्रिटिश हारा हुआ फील करने लगे क्योंकि नॉर्वे पहले ही यहाँ पहुँच गया था. नॉर्वेगियन फ्लैग को देख के उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ. पर बच्चा जब ये लोग रिटर्न आ रहे थे तो इनकी टीम पेरिश होगी. पेरिश मतलब सड़ जाना, गल जाना. हो सकता है फूड शॉर्टेज आ गई हो, वाटर शॉर्टेज आ गई हो, या स्नो ने उनको कैप्चर कर लिया हो. तो इस तरीके से वो बेचारे वहीं फंसे रह गए, दब गए, वापस नहीं आ पाए. ठीक है, तो और पहली बात उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी था. जिस जोश से वो गए थे वो सारी चीज़ें मिली ही नहीं आते टाइम. पेरिश कर गए. पेरिश करने का मतलब होता है सड़ जाना, गल जाना, है ना. Admiral Baird of US Navy was the first to fly over South Pole in 1928-29. 1928-29 में एडमिरल बेर्ड थे यूएस नेवी के. यूएस की नेवी के एक एडमिरल थे बेर्ड. उन्होंने 28-29 में साउथ पोल के ऊपर से पहली बार फ्लाई किया. ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर है जो आपको याद रखना है 1911. यहाँ पर कौन पहुँचा? नॉर्वे, और नाम था रोनाल्ड एमंडसन. ठीक है, एमंडसन. सेकेंड पहुँचे 1912 में. कौन पहुँचा बच्चा? ब्रिटिश पहुँचा और नाम था कैप्टन रॉबर्ट स्कॉट. फिर 1928 में जो बंदा जिसने अंटार्कटिक साउथ पोल के ऊपर से फ्लाई किया वो थे बेर्ड. चलो अब लोकेशन देखेंगे स्टूडेंट्स. तो लोकेशन है 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका. अंटार्कटिका इज 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बनाए फर्स्ट कौन है. ठीक है, इट लाइज एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर. ये रही हमारी अर्थ. ये जो एक लाइन है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. एक होता है नदर्न हेमिस्फीयर, दूसरा होता है सदर्न हेमिस्फीयर.
नॉर्थ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउथ पोल सदर्न हेमिस्फीयर में। तो बच्चा यहाँ पर है अंटार्कटिका, तो मुझे बताओ अंटार्कटिका किस हेमिस्फीयर में हुआ? सदर्न हेमिस्फीयर में ही हुआ ना। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो अंटार्कटिका कहाँ होगा? ऑब्वियसली बात है सदर्न हेमिस्फीयर में है। विथ साउथ पोल सिचुएटेड ऑलमोस्ट इट्स सेंटर, और अंटार्कटिका कि सेंटर में सिचुएटेड है साउथ पोल। फिर से मैं बताऊंगी, थोड़ा सा सोचें। ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। एक लाइन है जो आधा आधा अर्थ को डिवाइड कर देती है, आधा दे देती है नॉर्थ पोल को, आधा साउथ को, उसको बोलते हैं हम इक्वेटर। आगे बात समझ में। तो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट हुआ सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो डॉट्स हैं इसको बोलते हैं साउथ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। एक लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है उसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ में जो पार्ट है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और बेटा हम जैसे कि बोल रहे हैं कि जो साउथ पोल है वो अंटार्कटिका के बीचों बीच आता है। बॉल को थोड़ा सा इमेजिन करो, बॉल का एक पूरा राउंड बन जाएगा ना ऐसे करके, अगर हम इसको उठाएंगे तो सिचुएटेड है बीच में, अंटार्कटिका के बीच में है साउथ पोल। तो ऑब्वियसली बात है कि अंटार्कटिका सदर्न हेमिस्फीयर में ही आता होगा। चलो अब हम देखें, ये जो इमेज है इन्होंने बॉल को उठा के साइड कर दिया है, ये रहा सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब इसके अपोजिट में जाओगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिलेंगे, और ये रहा अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के बीच में साउथ पोल। ये ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का है, गोल गोल शेप का कॉन्टिनेंट है, और 66.5 डिग्री लैटिट्यूड रफली फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ अंटार्कटिका। बेटा आप लोगों ने मुझे लगता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अच्छे से पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो हम एक बार डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं 0 डिग्री, ये 23.5 होता है, और ये भी 23.5 होता है, जिससे हमें मतलब नहीं है। पर 66.5 जिसको आप यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हो, और 66.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल बोलते हो। तो बेटा ये इसकी जो नॉर्थ बाउंड्री है किसकी, अब अगर अंटार्कटिका ये पूरा है तो इसकी नॉर्थ बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होती है? 66.5 से इसकी नॉर्थ बाउंड्री स्टार्ट होती है। ठीक है, अंटार्कटिका के चारों तरफ ओशन है। अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय ओशन फ्रॉम ऑल साइड। ठीक है, द वाटर बॉडी अराउंड अंटार्कटिक शोर इज कॉल्ड अंटार्कटिक ओशन, और अंटार्कटिका के आसपास जो वाटर बॉडी मिलेगी उसे आप क्या बोलोगे? अंटार्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। हमारे 5 ओशन में एक ओशन अंटार्कटिक ओशन, सदर्न ओशन भी है। जैसे ये रहा बच्चा हमारे अर्थ का वो वाला व्यू, बॉल को जो हमने ऊपर उठाने वाली बात की, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल के आसपास अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के आसपास सदर्न ओशन। आई बात समझ में? अंटार्कटिक ओशन। चलो आगे चले स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कुछ टर्म आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पहले हम बात करेंगे आइस शीट की। तो आइस शीट क्या होती है बच्चा? ये रही ज़मीन, अंटार्कटिका पे भी लैंड एरिया होगा ना, उस लैंड एरिया पे जो आइस कवर है उसे आप क्या बोलते हो? आइस शीट। और इसकी जो थिकनेस है उसकी बात की जा रही है कि ये 2000 मीटर तक थिक है। इतनी बात में क्लियर है? आइस शीट क्या होगी? ज़मीन के ऊपर जमी हुई मोटी जो आइस की लेयर है उसे आप आइस शीट बोलते हो। अब बच्चा कुछ लैंड से उतर कर जब पानी में तैरने लग जाती हैं, वाटर में फ्लोट करने लग जाती है, तो ये फिर हम उसे आइस शीट नहीं बोलते हैं, फिर हम उसे क्या बोलते हैं? आइस शेल्फ। क्या बोलते हैं? आइस शेल्फ। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से मैं बताऊंगी, ये लैंड थी, लैंड के ऊपर जो बर्फ जमी उसे हमने बोला आइस शीट। ये आइस शीट लैंड एरिया छोड़कर कोस्टल एरिया में सॉरी ओशन में फ्लोट करने लग गई, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? आइस शेल्फ। ठीक है, अब इस आइस शेल्फ से कोई बड़ा सा टुकड़ा ब्रेक होके इंडिविजुअली फ्लोट करने लग जाए उसे हम बोलेंगे आइस बर्च। क्या बात समझ में आ गई? ज़मीन के ऊपर जमी हुई बहुत मोटी लेयर बर्फ की है तो वो है आइस शीट। आइस शीट से कुछ टुकड़ा किसके ऊपर फ्लोट करने लग गया है? ओशन के ऊपर, वो हो गया आइस शेल्फ। और आइस शेल्फ से कुछ टुकड़ा टूट कर इंडिविजुअली अपनी दिशा में, अपनी डायरेक्शन में चलने लग गया, वो हो गया आइस बर्च। ठीक है, चलो तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 मीटर की ये थिकनेस होती है। द रोज आइस शेल्फ ऑन द पैसिफिक कोस्ट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड। जो रोज़ आइस शेल्फ है वो पैसिफिक के कोस्ट पर है और ये सबसे बड़ा है अपने टाइप का।
Huge block of ice get separated from ice caps and float in the surrounding sea. बेटा जो आइस कैप है, बर्फ़ के बड़े बड़े जो कोन्स बने हुए हैं, आइस कैप है, उससे अगर कोई छोटा टुकड़ा टूट के फ्लोट करने लग जाए कहाँ पर बच्चा, वाटर में, ओशन में, तो उसे आप आइसबर्ग बोलते हैं. The shores of all around Antarctica are steep and there is no coastal plain. बच्चा स्टीप है, कोस्टल प्लेन जैसी कोई चीज़ होती नहीं. जैसे यहाँ पर है, जैसे हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में यहाँ पर हमारे पास कोस्टल प्लेन अवेलेबल है, पर अंटार्कटिका का स्टीप स्लोप होने के कारण स्टीप है, जो शोर्स है, कहीं पर भी प्लेन कोस्टल प्लेन अवेलेबल नहीं है. अगर मैं बात करूँ मुंबई है, तो मुंबई पूरा के पूरा हमारा कोस्टल प्लेन के ऊपर ही बना हुआ है. मुंबई आप लोग सब जानते हैं वो कोस्टल एरिया में बना हुआ है. आई बात समझ में. पर अंटार्कटिका में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लेन्स अवेलेबल नहीं है, स्टीप्स है पूरे सोर्स. अब हम लोग पढ़ेंगे टेरेन इन अंटार्कटिका और लैंड फॉर्म्स ऑफ अंटार्कटिका. तो अंटार्कटिका में माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, रग्ड प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, फ्यू बैरन वैलीज हैं, वैली भी है, प्लेट्यू भी है, माउंटेन भी. आपको पता है ना, वैली जो माउंटेन्स बनाते हैं, रिवर इसके बीच से जाती है, ठीक है. तो रिवर जैसी तो चीज़ें नहीं है क्योंकि पानी है ही नहीं, बर्फ जम जाती है. तो वैली हैं, माउंटेन्स हैं, ये रहे माउंटेन्स, और फिर प्लेट्यू हैं, ठीक है. तो लैंड फॉर्म अंटार्कटिका का बनाते हैं माउंटेन्स, रग्ड प्लेटो एंड फ्यू बैरन वैलीज. बैरन मतलब खाली पड़ी हुई, ठीक है, जिनका कोई काम ही नहीं है. फिर ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है जो पूरे कॉन्टिनेंट को ईस्ट और वेस्ट अंटार्कटिका में डिवाइड कर देता है. ठीक कोई बात. जो ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है वो पूरे अंटार्कटिका को ईस्ट और वेस्ट अंटार्कटिका में डिवाइड करते हैं. स्मॉलर नैरो और वेस्टर्न पार्ट, जो वेस्टर्न पार्ट है वो स्मॉल है, नैरो है, उसे लेजर अंटार्कटिका बोलते हैं. जबकि के जो ईस्टर्न पार्ट है वो बड़ा सा है, उसे ग्रेटर अंटार्कटिका बोलते हैं. वहाँ पर एक प्लेटो भी है जिसका नाम है क्वीन मड लैंड, क्वीन मड लैंड. और वो कहाँ पर है, कोस्टल एरिया ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में एक कोस्टल एरिया है, वहाँ पर एक प्लेट्यू है जिसका नाम है क्वीन मड लैंड. क्वीन मड लैंड, क्वीन मड लैंड प्लेट्यू है जो कोस्टल एरिया में है, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में है, ठीक है. माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो माउंटेन पीक्स में माउंट विंसन जिसकी हाइट है 4897 मीटर्स. माउंट विंसन जिसकी हाइट है 4897 मीटर इज़ द हाईएस्ट इन अंटार्कटिक माउंटेन्स. अंटार्कटिक में जितने भी माउंटेन्स हैं उसमें माउंट विंसन सबसे हाईएस्ट है, इसकी हाइट है 4897. आई बात समझ में. फिर माउंट एरेबस है जिसकी हाइट है 3795. चलो, दो माउंटेन्स हमने पढ़ा अंटार्कटिका के. एक था विंसन जो हाईएस्ट है 4897. फिर हमने पढ़ा माउंट एरेबस जो 3795 मीटर की हाइट रखता है. ये कहाँ पर है, रोज सी के पास में. रोज सी के जो शोर्स हैं उसके ऊपर ये माउंटेन मिलेंगे, ठीक है. ऑन द शोर्स, नहीं, गलत स्टूडेंट्स, ये माउंटेन तो अलग है, इनका रोज सी से कुछ लेना देना नहीं है. रोज सी को तो ये इसके बीच में लाए हैं कि रोज सी पे एक्टिव वॉल्केनो है. ये मेरी गलती है, सॉरी. चलो, तो पहले उन्होंने आपको क्या पढ़ाया कि भैया एक प्लेट्यू है जिसका नाम है क्वीन मड लैंड. फिर उन्होंने बताया कि दो माउंटेन पीक्स हैं, एक है माउंट विंसन, एक है माउंट एरेबस. माउंट विंसन की हाइट बता दी, एरेबस की हाइट बता दी. फिर वो बता रहे हैं आपको कि भाई एक एक्टिव वॉल्केनो भी है अंटार्कटिका में जो कहाँ पर है, रोज सी के शोर पे है, ठीक है. चलो, फिर वो कौन सा माउंटेन है जो अंटार्कटिका को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर देता है, वो है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन. जो वेस्ट वाला पार्ट है वो छोटा सा है इसलिए उसको लेजर अंटार्कटिक बोलते हैं, ग्रेटर अंटार्कटिक ईस्ट वाले पार्ट को बोलते हैं, ठीक है. अगर मैंने कंफ्यूज किया है तो सॉरी. फिर मैं बताऊं कि माउंटेन ने दो माउंटेन पढ़ाए, माउंट विंसन, माउंट एरेबस, और रोज सी की बात की इन्होंने की है क्योंकि वहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो है. तो स्टूडेंट आप लोग खुद देखें कि ये जो ईस्ट में पार्ट है ये बड़ा दिख रहा है ना आपको, और ये जो वेस्ट वाला पार्ट है ये छोटा सा दिख रहा है ना, इसीलिए इसको लेसर अंटार्कटिक बोलते हैं, ठीक है. इसको ग्रेटर अंटार्कटिक बोलते हैं. दूसरी बात कि यहाँ पर हमने बात की थी क्वीन मैरीलैंड लिक्विड एडमंड की पढ़ी थी, यहाँ पर नहीं है क्या, नहीं है, नहीं, ये रहा क्वीन मड लैंड, ये रहा क्वीन मड लैंड.
और क्या पढ़ा, एक चीज़ और हमने पढ़ी थी, माउंटेन्स। माउंटेन्स कहाँ हैं, ये रही रोसी, ये रही रोसी। रोसी पे क्या है, एक एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। स्टूडेंट, मैं माउंट विंसन ढूंढ रही हूँ, मुझे तो मैप में माउंट विंसन नहीं दिख रहा है, पर माउंट विंसन यहाँ कहीं लोकेटेड होना चाहिए। तो आप लोग भी गूगल करके एक बार देखें, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट विंसन, और माउंट विंसन यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो वो आप लोग एक बार गूगल से देख लेना। ये रहे माउंट एरेबस, ये हमारा प्लाट्यू, क्वीन मतलैंड। अच्छा हाँ, फिर बच्चा हमारे इंडिया के भी दो रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पर, अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगा एंड मैत्री। वन मोर इज देयर, दैट इज़ भारती, वो अभी ओपन हुआ है 2013 में ही शायद इसका ओरिजिन है, और एक बार हम लोग ईयर कंफर्म कर लेंगे बुक से। तो दक्षिण गंगोत्री बहुत पुराना है, मैत्री बहुत पुराना है। ये हमारे दो रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में, इंडियन रिसर्च स्टेशन है जो अंटार्कटिका में सिचुएटेड है, जो रिसर्च कर रहे हैं। और एक और है भारती, जो अभी अभी ही बना है, ठीक है। तो क्या विंसन समझ में आ गया तुम्हें, विंसन यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, माउंटेन है, प्लेट्यूज हैं, इसके बाद एक और फिजिकल फीचर है अंटार्कटिका का, वो है बेडमोर ग्लेशियर, है ना। बेडमोर ग्लेशियर भी एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर है अंटार्कटिका का। ये 200 किलोमीटर लॉन्ग है और लार्जेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर बेडमोर ग्लेशियर, बियडमोर ग्लेशियर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। कहाँ पर सिचुएटेड है स्टूडेंट, अंटार्कटिका में सिचुएटेड है। कितनी इसकी लेंथ है, 200 किलोमीटर। फिर से मैं बोलूँगी, याद रखना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर बियडमोर ग्लेशियर कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। कितने किलोमीटर लॉन्ग है, 200 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, क्लाइमेट। मुझे ऐसे लगता है स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही होगी, जैसे कि एक्सट्रीमली इंक्लाइंड रे ऑफ सन। पर अगर नहीं भी पता है तो मैं बताती हूँ। देखो, ये है हमारा अर्थ और ये है सन। हम सन हमेशा छोटा बनाते हैं क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर है, ठीक है। तो बेटा, सन की जो डायरेक्ट रेज होती हैं, ये किसको मिलती हैं बच्चा, इक्वेटर को। तो जब डायरेक्ट रेज मिलेंगी तो ये एरिया कैसा होगा, बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड, है ना। हॉट होगा क्योंकि सन की रेज मिल रही हैं, और ह्यूमिडिटी, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी तो यहाँ पर जितना भी वाटर अवेलेबल होगा वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो यह एरिया हॉट भी होगा और ह्यूमिड भी होगा। अब हम बात करें इस एरिया की, तो यहाँ पर इंक्लाइंड रेज, है ना, ये जो रेज होती हैं, ये रेज इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है, इनमें हीट की इंटेंसिटी भी कम होती है, लाइट की इंटेंसिटी भी कम होती है। और ये तो मैंने आपको एक आइडियल सिचुएशन बताई जब अर्थ की एक्सिस ऐसे है। अर्थ की एक्सिस कैसी है बेटा, टिल्टेड है। कैसी है, टिल्टेड है। और ये टिल्टेड होने के कारण ही एक पोल को 6 मंथ का डे मिलता है, दूसरे पोल को उस टाइम में 6 मंथ की नाइट। जब यहाँ 6 मंथ का डे होगा तो यहाँ 6 मंथ की नाइट होगी। अगर ये सब नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है इसी चीज़ पे, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। चलिए, तो बेटा इंक्लाइंड रेज मिलती हैं सन की, जो जो ना ही तो इंटेंसली हीटेड होती हैं और ना ही तो उनमें उतनी ज़्यादा लाइट होती है। इस वजह से ये जो कॉन्टिनेंट है, इसे बहुत कम अमाउंट में हीट मिलती है, जिससे कि ये कैसा होता है, टेम्परेचर यहाँ का बहुत कम होता है। हम इंडिया का सोच लीजिए, 23 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सिचुएटेड है। भाई टेम्परेचर की कमी ही नहीं है, 50 डिग्री टेम्परेचर तक चला जा रहा है राजस्थान में। 45, 47, 46 कॉमन टेम्परेचर बन गया है। पर यहाँ पर बेटा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर सिचुएटेड होने के कारण यहाँ पे 6 मंथ का डे, 6 मंथ की नाइट होती है। सेकेंड थिंग, लाइट कभी भी हो, गर्मी भी पड़ रही हो, तो हीट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। सिंस अंटार्कटिका इज इन सदर्न हेमिस्फेयर, अंटार्कटिका सदर्न हेमिस्फेयर में है। इट हैज़ समर फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, समर नवंबर से फरवरी तक होती है, ठीक है। ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, ये इंडिया, और ये रहा ये सॉरी इक्वेटर, ये रहा अंटार्कटिका। तो बच्चा, अंटार्कटिका में जो गर्मियाँ पड़ेंगी वो कब से कब तक पड़ेंगी, नवंबर से फरवरी तक पड़ेगी। द सन नेवर गेट्स ड्यूरिंग समर, कभी भी समर के टाइम पे यहाँ पर सनसेट ही नहीं होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, 6 मंथ का डे होता है ना, और 6 मंथ की नाइट। तो जब समर रहेंगे तो यहाँ पर आपको 24 आवर सन दिखता रहेगा, सनसेट ही नहीं होगा। आगे बात समझ में, टाइम देख के सो जाना, टाइम देख के उठ जाना, कुछ 6 मंथ सन दिखता ही रहेगा, दिखता ही रहेगा, दिखता ही रहेगा, क्योंकि
ये जो समर का टाइम है, इस टाइम में सन कभी सेट नहीं होता है। आ रही बात समझ में? मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बता देती हूँ। ये रहा, ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। ठीक है, ये रही सन। तो बेटा सन की जो रेज होंगी ये कंटिन्यू इस पार्ट पे पड़ती रहेंगी और कंटिन्यू इस पार्ट पे नहीं पड़ेंगी। ये अर्थ यहाँ पर ऐसे ऐसे करके गोल गोल भी घूमती रहेगी, तो यहाँ पर रात नहीं होगी क्योंकि ये यहाँ पर है। ठीक है, सन की रेस कंटिन्यू पड़ती ही रहेंगी और यहाँ पर पड़ेंगी ही नहीं क्योंकि ये यहाँ पर सिचुएटेड है। अब इसको घुमाते जाओ, ऐसे ऐसे रोटेट करते जाओ, ये कितना भी रोटेट हो जाएगा तब भी सनलाइट इसको नहीं मिलेगी, और ये कितना भी रोटेट हो जाएगा यहाँ पर सन कभी सेट नहीं होगा। चलो, मैंने कोशिश की, नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको वो वीडियो दे दूँगी। सन समर में सेट ही नहीं होता है। एवरेज टेम्परेचर होता है 0 डिग्री एक्सेप्ट अलॉन्ग द कोस्ट। कोस्ट को छोड़ दो तो 0 डिग्री के नीचे ही टेम्परेचर मिलेगा, 0 डिग्री के ऊपर कभी नहीं जाएगा, बिलो 0 डिग्री। तो एवरेज टेम्परेचर है बिलो 0 डिग्री एक्सेप्ट अलॉन्ग द कोस्ट। नेक्स्ट, ये वाला एक्सेप्ट छोड़कर है ना, कोस्ट को छोड़कर। द विंटर सीजन इज फ्रॉम मई टू अगस्त। तो विंटर सीजन होता है मई से अगस्त तक, और यहाँ पर सनराइज ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट, जब विंटर सीजन है तो सनराइज ही नहीं होगा, एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा -60 डिग्री। सोचो सोचो सोचो, हमारे इंडिया में -2 नहीं, 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, तो हमें लगता है बाप रे कितनी ठंड आ गई। पर यहाँ देखो बेचारों का, ठंड में -60 पे पहुँच जाते हैं। अंटार्कटिका इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे ठंडी जगह जो है वो है अंटार्कटिका ही है। अंटार्कटिका में रेनफॉल नहीं होती क्योंकि रेनफॉल के लिए क्या ज़रूरी है? वाटर का एवोपरेट होना। वाटर एवोपरेट होगा तभी वो क्लाउड फॉर्म करेगा, क्लाउड फॉर्म होंगे तभी कंडेंसेशन होगा, बारिश होगी। यहाँ तो क्लाउड बनेंगे ही नहीं क्योंकि वाटर वेपर ही नहीं बनेगी, तो रेनफॉल तो होती नहीं अंटार्कटिका में। लिटिल स्नोफॉल अक्कर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन में थोड़ी बहुत स्नोफॉल हो जाती है, और वो भी कहाँ पर? कोस्टल एरिया में। चलो, विंड ब्लोज एट ग्रेटर स्पीड। विंड बहुत तेजी से चलती है। हमने देखा था कि ना कि ये प्लेस जो है ये कैसा है? विंड स्वेप्ट। कैसा है? विंड स्वेप्ट। विंड स्वेप्ट का मतलब होता है जहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं हो अगेंस्ट कोल्ड विंड। विंड स्वेप्ट मतलब कोई प्रोटेक्शन, कोई बैरियर ही नहीं है ठंडी हवाओं को रोकने के लिए। ये तेजी से ब्लो करती रहती हैं across the continent since there is no vegetation to check them। कोई ट्री, कोई प्लांट हो तो उन हवाओं की स्पीड को थोड़ा रोके, बैरियर बने। बट हियर नो प्लांट, नो ट्री इज देयर, दैट इज व्हाई विंड इज ब्लोइंग freely। Strong winds accompanied by falling snow called blizzard। blizzards क्या है बच्चों? जब तेज हवा चल रही है और उस तेज हवा में क्या भी हो? स्नो। तेज हवा चले जिसमें स्नो भी हो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लिजार्ड। स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स accompanied by falling snow is called blizzard। Only the central part of continent around the south pole is relatively calm। बच्चा, जो सेंट्रल पार्ट है जो कि साउथ पोल के अराउंड है वो थोड़ा सा फिर भी काम रहता है, बाकी नहीं तो हवा, तेज हवा, हवा के साथ बर्फ, मतलब स्नोफॉल। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section। One more thing student, कि अगर आपको लगता है कि मैडम इसमें थोड़े से चेंजेस होने चाहिए, ये आपने सही नहीं किया, इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करें, ये आपने ज़्यादा टाइम लेके बताया, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके।